अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। गज़ा पर इजरायली फोर्सेस की जानिब से क़यामत ढाई जा रही है। बहरी बर्री फ़िज़ाई हमले जारी हैं और जिस तरह से कल रात गए गज़ा को बिल्कुल दुनिया से मुनक़ता किया गया। आप जानते हैं कि 20 दिन से ज़ायद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर के बाद से लेके अब तक इजराइल ने बहीमाना तशद्दुद भी वो एप्ट वर्ड नहीं होगा जो इस्तेमाल किया जाए, जुल्म ढा दिए हैं। जिस किस्म के हमले किए जा रहे हैं ये साफ नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। रात गए तमाम तर जो जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन उसको मुनक़ता किया गया। बाकायदा वहाँ जैमर्स लगा दिए गए हैं कि किसी से भी वहाँ पर बात न की जा सके। पहले ये कहा फ़लस्तीनियों से कि वो शुमाल को छोड़ के जुनूब की तरफ जाएं। जब वो जुनूब की तरफ जाने लगे तो वहाँ भी हमले किए गए, अस्पतालों में हमले किए गए। और उसके बाद अब जिस तरह से ये गज़ा का मुहासरा किया गया है और जिस तरह से इजरायली फोर्सेस गज़ा के ऊपर बमबारी कर रही हैं, ये साफ नज़र आ रहा है कि वो एक तरह से पूरा कंट्रोल चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई भी वहाँ पर खुदा न खास्ता ज़िंदा बाकी ना रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से भी बड़ी तशवीश का इजहार किया गया है। उनके अपने अमले से कोई राब्ता नहीं है। उनका ये कहना है उनके डायरेक्टर जनरल का कि अगर इस तरह से कंप्लीट ब्लैकआउट रहा तो वहाँ पर पहले ही मरीज़ जो हैं फ़लस्तीनी उनको अद्वियात मुहैया नहीं हो रही थी, उनको वो सहूलियात मुहैया नहीं हो रही थी। इस तरह से तमाम तर लोग जो हैं उनके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि पहले ही इजराइल ने एक तरह से जिस तरह से मुनक़ता किया था इलेक्ट्रिसिटी, पानी, उसके बाद की जो सूरत हाल पैदा हो रही थी गज़ा में। लेकिन कल तो ऐसा लगता है कल रात से जिस टेरेबल चैप्टर में ये एंटर हुई है जंग, इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। और उधर रात गए जो हंगामी इजलास था यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, अरब ग्रुप की पेश करदा जो गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी थी उसकी हिमायत में 120 वोट आए। लेकिन उसके बावजूद इजराइल ने कहा कि वो हमास की आड़ में वो ये कहते हैं कि वो तमाम तर अपनी फोर्सेस यूज़ करेंगे। उनका साथ इस वक्त उनके एलाइज भरपूर तरीके से दे रहे हैं। कल 120 वोट जो अरकान की हिमायत हामिल जो उनको हासिल हुई है उसमें इजराइल, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया समेत 14 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की है। यानी इंसानी बुनियादों पर भी जंग बंदी, जो फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया गया है उसमें ये ममालिक शामिल नहीं थे। अब तक जो बताया जाता है 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इजरायली हमलों में ज़ख्मी हो चुके हैं। 53 एहलकारों समेत 14 की मजमूई तादाद जो है वो 7,500 के करीब पहुँच गई है। जबकि जो ताज़ा तरीन बमबारी की गई गज़ा की जानिब से उसमें 300 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ये मामला कहाँ तक जाएंगे? आपने देखा कि मुस्तकिल मंदूब पाकिस्तान के जो अक़वाम मुत्तहिदा में हैं तो उनका ये कहना था कि कहीं ये ना हो कि ये जंग फैलती चली जाए, क्योंकि आपने ये भी देखा कि ईरान की जानिब से भी ये कहा गया है कि इस जंग को फ़ौरन रोकना होगा। उन्होंने तो बल्कि अपनी फ़ौजी मशक़ें भी की हैं। पाकिस्तान में भी आप ये देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जिस तरह से फ़लस्तीनियों की हमेशा से हिमायत जारी रही है, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ जगहों पर मुस्तकिल इस हवाले से एहतजाज हुए हैं। आज जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस पर बात करते हैं डॉक्टर साबिर अबू मरियम से जो सेक्रेटरी हैं फ़लस्तीनी फाउंडेशन के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, इस वक्त ज़ाहिर है कि जैसे फ़लस्तीनियों से मुनक़ता हुआ है सारे राब्ते, जिस तरह से गज़ा का मुहासरा अब किया गया है और वहाँ जैमर्स लगाए गए हैं, फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि आपके पास क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है वहाँ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, इस वक्त वाक़ईन जो गज़ा की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। कल शाम के बाद से बहुत इस वक्त पेचीदा सूरत हाल है। मैं आपके ज़रिए से तमाम अपने मीडिया के भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूँ, कोई भी खबर आए उसकी तस्दीक करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि बहुत सारी कल रात खबरें ऐसी थी कि जो बगैर तस्दीक के सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसने बहुत ज़्यादा जो है वो अनार्की को भी क्रिएट किया और बहुत ज़्यादा एक टेंशन जो है वो वहाँ पे क्रिएट हुई। जी हाँ, उन्होंने कोशिश की है गासिब सहूनियों ने कि वो किसी तरह से ज़मीनी हमला करें और गज़ा के लोगों को मज़ीद कत्लेआम करें। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ कि हमारे फ़लस्तीनी भाइयों ने उन्होंने डट कर वहाँ मुकाबला किया है और उनको गज़ा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया है। इससे बढ़कर, क्योंकि आपको पता हो ये बात आपके इल्म में है कि जो 7 अक्टूबर को जो गज़ा ने ऑपरेशन किया था तूफान अल-अक्सा, वो ऑपरेशन गज़ा से बाहर निकल कर हुआ है। यानी गज़ा से एक इलाका है 4 किलोमीटर के ऊपर सैदरूत, वहाँ के ऊपर हुआ है। एक 11 किलोमीटर का इलाका है जिसका नाम एशदोद है और एस्कलान है। ये सारे वो इलाके थे जो गज़ा के सराउंडिंग के अंदर है,
और जो दूर दराज इलाका था उसकी ज्यादा जो फासला है वो तकरीबन 17 से 21 किलोमीटर तक के फासले हैं। तो इन फौजियों को, सहूनी फौजी इससे पहले भी गजा के इन इलाकों में 10,000 सहूनी फौजी तैनात थे इस ऑपरेशन से पहले, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद उन 10,000 सहूनियों को पसपाई का शिकार होना पड़ा और अभी तक वो इस हिसार के अंदर वापस नहीं आ सके। उन्होंने कल कोशिश की कि वो जमीनी तौर पर इन इलाकों से दाखिल हो, लेकिन जो फलस्तीनी मुजाहिमत है जिसके अंदर पूरे का पूरा फलस्तीन है, ये कोई हमास और इसराइल की लड़ाई नहीं है, ये किसी ग्रुप और इसराइल की लड़ाई नहीं, बल्कि तमाम फलस्तीनी गजा के जो लोग हैं वो एक एक फर्द अपने आप को इस वक्त हमास का कारकुन समझता है और उन्होंने डट कर इसका मुकाबला किया है, डट कर इसके सामने खड़े रहे हैं और इसराइल को तमाम तर ताकत, तमाम तर टेक्नोलॉजी और कुव्वत के बावजूद उनको दाखिल नहीं होने दिया, जिसके नतीजे में इसराइल ने अपना गुस्सा निकालने के लिए और अपनी शिकस्त को वो करने के लिए जिस तरह वो गुज़िश्ता 22 दिन से बमबारी कर रहा है, कल रात को की है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोई 20 मिनट पहले वहां से बात हुई है कि इसराइल इस वक्त मौजूदा जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी वहां पर बमबारी शुरू है और शुमाली इलाकों के ऊपर इसराइल वहशियाना बमबारी कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने तो इतने सारे दिनों में नहीं देखा कि इजराइल की जानिब से कहीं भी इस बमबारी में किसी तरह की कोई रुकावट आई हो, कोई पॉज आया हो। वो तो बल्कि शदीद से शदीद करते नजर आ रहे हैं, उनका एजेंडा भी सामने है, दुनिया के सामने है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने जो हंगामी इजलास हुआ, 120 अरकान ने हिमायत में वोट भी किया कि फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, एटलीस्ट ह्यूमैनिटेरियन पॉज जिसे हम कहते हैं, लेकिन जाहिर है वो बाइंडिंग नहीं है और उसका जवाब भी इजराइल की जानिब से आ गया कि वो हरगिज ऐसा नहीं करेंगे, वो रोकेंगे नहीं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जंग खुदा ना खास्ता एक्सपैंड होती आपको नजर आ रही है? क्योंकि पहले भी हमने देखा कि लेबनान के बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हुए, वहां भी ये जारी था कॉन्फ्लिक्ट। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही इसका तजिया किया है। जंग जो है वो ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुकी हुई है और आज 22वां दिन जो है वो गजा के ऊपर इसराइली शफाकियत का है 7 अक्टूबर के बाद से। इसी तरह शुमाल फ़लस्तीन में, कि जिसको हम जनूबी लेबनान कहते हैं, जनूबी लेबनान की फ़लस्तीन बाउंड्रीज के ऊपर आज 22वां दिन वहाँ पर भी है, वहाँ पर भी मुसलसल लड़ाई है और वहाँ पर हिजबुल्लाह के फौजियों और खासिब इसराइली फौजियों के माबैन बहुत बड़ी झड़पें हो रही हैं। इस वक्त वहाँ पर कोई 84 सहूनी फौजी हैं जो कत्ल हो चुके हैं, वहाँ पर मारे गए हैं। उनके 12 मीरकावा टैंक्स हैं जो तबाह कर दिए गए हैं और उनकी कोई 27 चेक पोस्ट हैं जिनके ऊपर हिजबुल्लाह ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है और उसके बदले में जो हिजबुल्लाह का नुकसान है वो इस वक्त 36 लोग हैं जो वहाँ पे शहीद हुए हैं। और जहाँ तक ये अक़वाम मुत्तहिदा की आपने बात की है, जी हाँ, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इजलास है, इसका आप देखिए कि जब अमेरिका, जो बाइडन खुलकर वहाँ पर आकर गासिब सहूनी हुकूमत को खुल्लम खुल्ला वो यहाँ पर आके पैगाम देते हैं कि हम अमेरिका जो है ना वो इसराइल की जंग लड़ेंगे। किसके साथ लड़ेंगे आप? गजा के मजलूम लोगों के साथ लड़ेंगे। अगर आपको मुदाहमत के साथ लड़ना है तो फिर मुदाहमत के साथ लड़िए, फलस्तीनी हमास के साथ लड़े, जहाद इस्लामी के साथ लड़े, वो लड़ने को तैयार है। लेकिन आप आते हैं मासूम बच्चों पर बमबारी करते हैं और फिर यूनाइटेड नेशन में भी आप देखें जो 14 मुल्क हैं जिन्होंने इस करारदाद के ऊपर इसको वीटो किया है या इसके ऊपर अपना वोट नहीं दिया है, उनके अंदर भी अमेरिका सर फहरिस्त है, बरतानिया सर फहरिस्त है, फ्रांस है उसके अंदर। ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने कल 1948 में इसराइल को बनाया था। आज उसको बचाने के लिए ये उसकी पुष्ट पर है। मैं भी उन 120 मुल्कों से गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने करारदाद के हक में वोट दिया है, ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस वक्त इन करारदादों से आगे बढ़ जाएं। अब क्या हम समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में अमन कायम कर सकती है? क्या 1945 से लेकर आज तक क्या यूनाइटेड नेशन ने कहीं पर अमन कायम करके दिखाया है? क्या अफगानिस्तान में होने वाला कत्लेआम और इसी तरह इराक में होने वाली जुल्म और दहशतगर्दी, इसी तरह जो दाइश के जरिए जो कुछ किया गया, क्या कभी यूनाइटेड नेशन का कोई रोल हमें नजर आया है? या ऐसा लगता है कि जो पहले जो यूनाइटेड नेशन की तकरीबन 70-75 जो करारदादें फलस्तीन के बारे में मौजूद हैं, क्या उन पर कभी किसी ने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है? लिहाजा ये वक्त करारदादों और मुजम्मतों का नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को चाहिए वो पहले नंबर पर एक काम कर सकते हैं जो फौरी किया जा सकता है। जो ममालिक इसराइल को तेल की सप्लाई करते हैं, गैस की सप्लाई करते हैं, उसको बंद कर दें, उसको रोक दें। ये प्रैक्टिकल काम है। एक प्रैक्टिकल काम की तरफ आगे बढ़ें और उनकी जो फाइनेंशियल एड है, जो मेडिकल एड है, उसको करें। क्या आप देखिए अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस के हुक्मरान वहां पहुंचे हैं,
क्या कोई मुसलमान हुक्मरान के पास इतना टाइम नहीं है वो जाकर वो गजा के अंदर जो है ना अपने बिल्कुल। और जैसे आप कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की इन करारदादों से आगे बढ़ना होगा, इस्लामी ताउन तंजीम की जानिब से भी आलमी फ़रीक़ों से गजा में इजरायली जारियत बंद करने का मुतालबा ज़रूर किया गया है, लेकिन ये मामलात अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और जब हमारी पहले भी बात हो रही थी ड्यूरिंग ऑल दिस डेज, तो उसमें फ़लस्तीन भी यही कहता है कि उन्हें सपोर्ट की, मतलब किसी किस्म की कोई मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो ये चाहते हैं तमाम तर दोस्त ममालिक से कि वो इस गाज़िब इज़राइल को किसी तरह भी कंट्रोल करे, कि वो फौरी जंगबंदी की तरफ जाए, क्योंकि वहाँ पर जितनी बड़ा ह्यूमन क्राइसिस इस वक्त जो है वो पैदा हो गया है। कल आपने सुना होगा जिस तरह से मुनीर अकरम साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि अब तक शहीद होने वालों में से आधे जो हैं वो बच्चे थे, और फिर वहाँ पर ख़वातीन हैं, वहाँ पर बीमार हैं, और जिस तरह से ऐसा लगता है कि गज़ा में एवरी स्ट्रक्चर को इस वक्त उड़ाया जा रहा है ताकि एक चटियल मैदान बन जाए। बहरहाल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर तनकीद हो रही है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर हो रही है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ चुके हैं। उनकी जो कानूनी मुश्किलात हैं उनमें अब ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी से उनको रिलीफ भी मिल रहा है, और इसी वर्ड रिलीफ को जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त इस्तेमाल कर रही हैं। खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, वो ये कहते हैं कि एक पूरा तासुर नज़र आ रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब को खुसूसी रियायत दी जा रही हो और वो वजारत उज़्मा के जैसे उम्मीदवार हों। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं तारिक फजल चौधरी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो तनकीद मुस्तकिल आप लोगों पर की जा रही है, और बल्कि कई सियासी मुबस्सरीन तो आगे की भी बात करते हैं कि इस वक्त जितनी खुशियाँ आप लोग मना रहे हैं ये दोबारा से कहीं इस तरह से ना हो कि आप इन हालात और वाक़यात पर तनकीद करने लगे, क्योंकि ये साफ नज़र आता है कि एक डील, एक अंडरस्टैंडिंग, किसी एग्रीमेंट के तहत नवाज शरीफ वापस आए हैं और बड़े कॉम्प्रोमाइज्ड नवाज शरीफ हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मियां, तो कोई कॉम्प्रोमाइज हैं ना किसी भी हवाले से कोई हो रहे हैं या किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग या डील जो अदालतों के हवाले से और फैसलों का आपने जिक्र किया। देखिए, अगर ये अदालतें एक इंतहाई, एक नहीं बल्कि एक से ज़ायद मुतनाज़ा फैसलों के ज़रिए मियां नवाज शरीफ साहब को घर भेजें, बुलाएं मियां नवाज शरीफ साहब को पनामा पे, और एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दें अकामा पे, जिसका उस केस में ताल्लुक ही कोई नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब का पनामा में नाम ही कोई नहीं। ठीक, तो उस वक्त तो ये अदालतें ठीक हैं। और अगर ये अदालतें कोई इंसाफ कर रही हैं, ये अदालतें अगर कोई मेरिट की बात कर रही हैं, ये अदालतें अगर कह रही हैं कि नवाज शरीफ का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अभी कहा नहीं है, लेकिन चलें आगे जाके देखते हैं। अभी तो जमानत मिली है, तो अगर जमानत भी मिले तो ये अदालतें बहुत बुरी हैं। अगर आप जैसा कोई जर्नलिस्ट मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात करे वो तो बहुत अच्छा है, अगर कोई उनके हक में कोई कॉलम लिख दे तो वो लिफाफा जर्नलिस्ट है और उसको गालियां पड़ती हैं। ये जो कल्चर और सियासत में आ गया है ना, ये मुनासिब नहीं है। डॉक्टर साहब, बात ये नहीं है, जो आपकी हरीफ जमातें हैं वो ये मानती हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ वो गलत था, लेकिन वो के साथ ही ये भी कहती हैं अगली सांस में कि देखिए बड़ा रैपिड रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है, जो ब्लेटेंटली जिसे कहते हैं ना, बड़ा सफाक तरीकाकार है, ये कोई और तरीका होना चाहिए था इसका। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो चले उनकी मेहरबानी है कि कम से कम ये तो उन्होंने मान लिया कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो केसेस ज्यादती की गई, उनके खिलाफ जो केसेस बनाए गए वो झूठ पे मबनी थे और वो जाती इंतकाम और सियासी बुनियादों के ऊपर वो केसेस बनाए गए। ये तो कम से कम वो मान रहे हैं ना। अब अगर अदालत उनकी दुरुस्तगी कर रही है तो दुरुस्तगी के तरीक़ेकार के ऊपर अगर उनको कोई एतराज है तो वो हो सकता है, लेकिन उनका ये मानना ही मेरा ख्याल है कि हमारी उसके लिए काफ़ी है, सियासी साख के लिए भी और हमारी बेगुनाही के लिए भी, कि हमारे सियासी मुखालिफिन जिन्होंने हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है वो भी ये बात मानते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ
केसेस जो हैं वो झूठ की बुनियाद पे बनाए गए और जाती इंतकाम की बुनियाद पे बनाए गए। अच्छा, बाकी वो जो सरकार है जिनकी आप बात कर रही हैं जी, अब वो हो सकता है वो कहें कि मियां साहब को 3 पेशियों के बाद जमानत मिले, अब उन्हें 2 पेशियों के बाद जमानत मिल गई है, तो ये तो इसका तो कोई मैं समझता हूँ कि कोई नेवर एंडिंग डिबेट है ना, ये तो वो सही करते रहेंगे। नहीं, इसमें जो तनकीद है वो निगरान हुकूमत की तरफ बन रही है। आज ही असद कैसर साहब ये कहते हैं कि निगरान हुकूमत पंजाब की, जिसको वो गैर कानूनी कहते हैं, वो कहते हैं वो तो नवाज शरीफ की हुकूमत है, उनको इख्तियार नहीं था, जिस तरह से उनकी काबीना ने जो है वो उनकी सज़ा को मुअत्तल किया। यही बात जो है नवीद कमर साहब हो गए, सईद गनी साहब हो गए, वो ये दोनों कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार जो है मौजूद है, निगरान हुकूमत जो है वो बहुत फेवर करती नजर आ रही है इस वक्त नून लीग को। देखिए, बात फिर मैं वही करूंगा कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो ज्यादती अदालतों के जरिए की गई, अगर अल्लाह के फजल से कोई हुकूमत, चाहे वो निगरान है चाहे वो निगरान नहीं है, मरकज में है या सूबे में है, अगर वो इसको रियलाइज करके, एक तरफ तो आपने जो सवाल में ही ये बात रखी कि आपके सियासी मुखालिफिन भी मानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है। अब अगर निगरान हुकूमत भी यही बात कर रही है जो हमारे सियासी मुखालिफिन कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है, तो उसे दुरुस्त करने में क्या अर्ज है? अगर वो निगरान हुकूमत की आईनी हैसियत को या उसको चैलेंज कर रहे हैं तो वो अपनी जगह पे वो करते रहे, लेकिन जहां तक मियां नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही का ताल्लुक है उसमें तो सारे मुत्तफिक हैं। अब ये एतराज जो है ना तरीकाकार पे हो रहा है, जो आपने बात की है कि जनाब वो ये तरीका अख्तियार क्यों किया गया, तो वो तरीका अख्तियार क्यों किया गया, लेकिन वो इस बात के ऊपर कायल हैं, कन्विंस्ड हैं कि मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को गैर कानूनी तरीके से इक़्तिदार से निकाला गया है। ये बिल्कुल इस बात पे सारे मुत्तफिक हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि चले, एक तो ये तरीका कार हो गया, क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सेम पेज, एक अंडरटेकिंग, एक अग्रीमेंट जिसे आप कह लीजिए, क्योंकि खैर तहरीक इंसाफ तो इसको लंदन मुआहदा ही कह जा रही है, लेकिन कहीं कुछ तो जाहिर है बातचीत हुई है ना, ये बैकडोर राब्ते हुए, जिसके बाद नवाज शरीफ साहब आए हैं वापस। देखिए, बैकडोर राब्ते आप किसको कह रहे हैं? मुझे ये बताएं कि आंदा इलेक्शन इंशाल्लाह ताला होने जा रहे हैं 2024 में। इलेक्शन जो है उसमें फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है, जिसको आवाम वोट देंगे वो मुंतखब होगा। तो ये जिसको आप बैकडोर राब्ते या चैनल्स कह रहे हैं, ये क्या आप समझ रहे हैं कि अगली हुकूमत की कोई गारंटी जो है वो आवाम के अलावा और अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई किसी को दे सकता है? ये तो पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है। लेट देम डिसाइड। आपने कहा कि पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे, तो पाकिस्तान के अवाम तो अपना फैसला हर इलेक्शन में देते हैं, लेकिन फैसले तो कहीं और होते हैं ना। क्या आप इस बार श्योर हैं कि ये फैसला अवाम के हाथ में है? देखिए, ये जो वक्त से पहले और इलेक्शन से पहले इस तरह की जो अफवाह साजी है उसका बाजार गर्म किया जाता है, और ज़ाहिर हर एक ने अपना, माजरत से आपका ताल्लुक भी मीडिया से है, सब ने अपने प्रोग्राम भी चलाने हैं, कोई ना कोई मौजू भी रखना है, तो हर एक ने अपना सौदा तो बेचना है। उसमें इस तरह की बातें, अफवाहें वो गर्दिश करती रहती हैं, उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सियासी मुखालिफिन जो कल हमारे साथ इत्तेहादी जमात थे, आज वो हमारे खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो अब इलेक्शन मोड में चले गए हैं। हमें उनके बयानात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम उनसे कोई गिला कर रहे हैं। ये एक इलेक्शन मोड है, और इलेक्शन मोड में इस तरह की तकारीर और इस तरह की बयानबाजी की जाती है, तो करने दें उन्हें, लेकिन फैसला बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात ने करना है और पाकिस्तान की आवाम ने करना है। और हम आवाम के पास जाएंगे, अपना एक माजी लेके जाएंगे जो मियां नवाज शरीफ साहब के 3 साल अदवार में जो हमारे दौर में काम हुए, हम वो आवाम को बताएंगे और उन्हें सामने रखते हुए आइंदा का जो है वो लाएअमल देंगे, और उम्मीद है कि आवाम उसके ऊपर इंशाल्लाह बेहतर फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ ने जो 4 साल में किया, उनके पास वही है उनके क्रेडिट में, गालियां, दूसरों को घसीटना, पकड़ना, अंदर करना, बस यही है उनके क्रेडिट में। अच्छा। वो ये आवाम को बताएंगे कि हम आइंदा आए तो इससे बड़ी बड़ी गालियां देंगे। कल जिनको मौलाना साहब को गालियां दे रहे थे, आज उनके पीछे नमाज नीति हुई है। तो ये मतलब ये है कि ये क्या है, इनके कोई दीन ईमान है सियासत में ऐसे लोगों का? बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे पहले ये बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से आते हैं, फिर ज़रा मैं तहरीक इंसाफ से भी आप पर सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और अब तो बल्कि ज़राए से इत्तलात आ रही है कि शायद जनवरी का 28 जो है शायद चूज़ की जाए, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर जवाब भी देना है अब अदालतों में तारीख के हवाले से। PMLN क्या चाहती है, मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं कि कब इलेक्शंस हों?
देखिए, हम चाहते हैं जी कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे हों, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करे। इलेक्शन का अल्तवा ना मुल्क के लिए बेहतर है ना सिस्टम के लिए बेहतर है। पाकिस्तान उसी वक्त आगे बढ़ सकता है जब मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चले। आइन जो है, जिस तरह हर मशीनरी को, गाड़ी को, फ्रिज को, घड़ी को चलाने का एक बुकलेट होती है, किताबचा होता है, मैनुअल जिसे कहते हैं, पाकिस्तान को चलाने का मैनुअल पाकिस्तान का आइन है। तो मुल्क आइन के तहत ही चलेगा तो आगे बढ़ेगा, और आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी से आगे मजीद इसको डिले किया जा सके। मरदमशुमारी हो चुकी, वो अनाउंस हो चुकी, नई हल्काबंदियां हो चुकी, वो अनाउंस हो चुकी हैं, डिलिमिटेशंस। तो हम तो चाहते हैं इलेक्शन वक्त पे हो इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना और चाहूंगी जो मुझे डॉक्टर पल्स, साहब। जी जी, आप कहिए, आप बात मुकम्मल कीजिए। मैं अर्ज कर रहा हूँ, जो मुझे अवाम की पल्स नजर आ रही है मियां नवाज शरीफ साहब के आने के बाद, मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह चौथी दफा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ से जाहिर है आपकी हलीफ जमात है, फिर आपका एक पूरा माजी है उनके साथ जो कुछ हुआ, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि जिस तरह से इस वक्त उनकी जमात के साथ जो कुछ हो रहा है वो इंतकामी कार्रवाइयों के जुमरे में भी आता है, और दूसरे उनकी जो शिकायत हैं कि उन्हें फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा। मैं उन खवातीन का भी जिक्र कर रही हूँ जो अब तक जेल में हैं, कई वर्कर्स उनके जेल में हैं। क्या कहेंगे आप इस पर बतौर सियासी कारकुन? देखें, हम बिल्कुल ना इसके हक में है कि किसी के खिलाफ कोई नाजायज सियासी बुनियादों के ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ, मेरी जमात इसके हक में नहीं है। लेकिन जो 9 मई के जो वाकयात हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुए हैं। लीडर इससे पहले गिरफ्तार नहीं होते रहे। मियां नवाज शरीफ कितनी दफा गिरफ्तार हुए हैं इससे पहले, अटक जेल में रहे हैं, कराची जेल में रहे हैं, लाहौर जेल में रहे हैं, कोट लखपत जेल, यहाँ अडियाला जेल में रहे हैं। कितनी कितनी जेलों में कैदोबंद की सौंपतें बर्दाश्त की हैं। 11 साल तो जलावतनी बर्दाश्त की है। हमने तो नहीं GHQ पे हमले किए, कोर कमांडर के घरों पे हमले किए, और जो सेंसिटिव इदारे हैं उनकी इंस्टॉलेशन पे हमले किए। इमरान खान गिरफ्तार ही हुए थे ना, कौन सी क़यामत आ गई थी? को खुदा न खास्ता जुल्फकार अली भुट्टो साहब को तो एक वो भी गलत एक अदालती फैसला था जिसके नतीजे में फांसी लगा दिया गया। उन्होंने तो नहीं GHQ पे हमला किया। इसकी बहरहाल उन्हें जवाब तो देना है ना, और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक देना है। पहले इनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। देखें उस पे आगे क्या होता है। तो कानून तो मौजूद है, अदालतें कानून के तहत चल रही हैं, उसको वो फेस करें। और बाकी मैं बिल्कुल अपनी जमात के भी आप पे कह रहा हूँ कि नाजायज तौर पे किसी के खिलाफ पॉलिटिकल केसेस बनाना या उसे ट्रायल करना, ये मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर तारिक फजल चौधरी फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के अंदर ताज़ियत के अलावा जो सियासी गुफ्तगू हुई वो 26 को हुई, जबकि 27 अक्टूबर को हमने देखा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से अपने ख़ानदानी ज़राए के ज़रिए अपने एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने बाकायदा अपने वोटर सपोर्टर के लिए पैगाम दिया, जिसमें उनका ये कहना था कि जो कुछ भी इस वक्त मुल्क में हो रहा है सियासी मंजरनामे पर, उसका मफहूम ये था कि वो लंदन मुआहदे के तहत हो रहा है जो कि नवाज शरीफ और उनके सहूलतकारों के दरमियान हुआ है। अब अगर एक तरफ कौमी मफाहमत के एजेंडे पर बात हो रही है तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन अपने बयानिए से हटने को तैयार नहीं, तो फिर कौमी मफाहमत कैसे हो सकेगी? इस पर बात कर लेते हैं। इन फोकस हैं जुनैद अकबर खान साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, साबिक रुकने कौमी नेशनल असम्बली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जुनैद साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जिस वक्त की मौलाना फजलुर रहमान साहब की साथ मुलाकात हुई, क्या इसको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इल्म में लाया गया था, हिमायत हासिल थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी जी। उस वक्त में मैं भी शामिल था, और ये नहीं था कि ये एक पॉलिटिकल मीटिंग तो नहीं थी हमारी, क्योंकि मौलाना साहब की खुशदामन फौत हो गई थी, और हमारी पुख्तूनों की एक कल्चर है कि हम गमी खुशी में चाहे जिसके साथ ताल्लुकात अच्छे भी ना हो फिर भी हम जाते हैं। ठीक। तो इसको हम कोर कमेटी की नोटिस में हम ला चुके थे, और कोर कमेटी की इजाजत से हम वहां पर गए। अच्छा, बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन बाद में बैरिस्टर सैफ भी, आप भी उस वक्त का हिस्सा थे, बैरिस्टर सैफ भी थे, और वो कह रहे थे कि जब सियासी लोग मिलते हैं तो सियासत पे बात होती है, और उन्होंने इलेक्शन के हवाले से, अफगान महाजरीन के हवाले से और दीगर इशूज़ पर बात हुई। तो किस तरह से आपने मौलाना साहब को पाया? क्या तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनकी शिकायत थी वो दूर हो चुकी हैं?
असल में जी हमारी तो कोई एजेंडा नहीं था। जब पॉलिटिकल लोग बैठते हैं तो ये होता है कि उसमें पॉलिटिकल बातें होती है, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि पॉलिटिकल बातें नहीं हुई। लेकिन मुझे जहां तक अंदाजा हो गया, मौलाना साहब भी इस मुलाकात से खुश थे। वो भी चाहते थे कि जो हमारे दरमियान जो दूरियां हैं, जो इस दूरियों की जो तलखियां हैं, उसको कम किया जाए। अच्छा। तो मुझे तो जिस तरह लग रहा था कि मौलाना साहब भी इस मुलाकात से खुश है और वो भी चाहते हैं कि हम एक दूसरे के करीब आए। अच्छा, और इस कुर्बत की वजह क्या होगी? अचानक मौलाना साहब के दिल में तहरीक इंसाफ और उनके चेयरमैन के लिए नरम गोशा, क्या ये सिर्फ हम अखज़ करना, या आपने भी देखा? क्योंकि सितंबर तक तो वो ये कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ बतौर जमात के ऊपर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए 9 मई के वाक़यात के बाद, और अब फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से वो खान साहब के जेल होने पर और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के हवाले से मस्बत बातें करते नजर आ रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि उनके मामलात परवेज़ खटक साहब की जमात बनने के बाद से खैबर पख्तूनख्वा में उस तरह के नहीं? नहीं, ये तो इस पे तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। वो तो मौलाना साहब या उसका पर्सन बात कर सकता है कि मौलाना साहब की। लेकिन हमारी तो ये पहली मुलाकात थी, और इससे पहले भी जब बाजवड़ का इशू हुआ था, तो मैं जिम्मेदारी से ये कहता हूं कि एक दिन पहले मेरी और खान साहब का राबिता हुआ था, और खान साहब एग्री थे कि हमें एक वफद लेके जाना है, क्योंकि बहुत बड़ा वाकया है। क्योंकि अगले दिन खान साहब जो है वो जेल चले गए, तो वो वफद नहीं जा सका। तो मेरी ये है, मैं क्योंकि मेरी खान साहब से डायरेक्ट उस पर राबिता हुआ था, तो खान साहब ये चाहते थे कि हमें उसके पास जाना चाहिए। बाकी तो जो हालात रहे, चाहे केपी में है चाहे पाकिस्तान में हो, तो उससे हर जो पॉलिटिकल बंदा होगा उसको तो एतराज होगा, और वो ना खुश नहीं। चाहे पीटी आज आप पीपल पार्टी को भी सुन ले, वो भी ये कहता है कि ये जो हो रहा है ये जमहूरियत के साथ भी जुल्म है और इस मुल्क के साथ भी जुल्म है। तो इसमें जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट से भी नाराज होंगे, और इस निगरान हुकूमत से, चाहे मौलाना साहब हो या कोई और। नहीं, चाहे का मतलब तो ये है, क्योंकि जाहिर है आपकी अभी उनसे हालिया मुलाकात हुई है, क्या आपने उनकी गुफ्तगू में या जो गुफ्तगू आप लोगों की इस बैठक में हुई उससे आपको ये फीलिंग मिली कि मौलाना साहब भी ये समझते हैं जैसे पीपल्स पार्टी समझती है कि नवाज शरीफ साहब के साथ या उनकी जमात के साथ एक ख़ास तरीके का सलूक किया जा रहा है? असल में जी हमारी मीटिंग बहुत शॉर्ट टाइम की थी। जैसे ही हम पहुंचे तो नमाज का टाइम था, तो मौलाना साहब आगे हो गए, हमने नमाज पढ़ी, और मैं मुश्किल से 10-15 मिनट उसके बाद हमने गुजारे। तो 10-15 मिनट में तो मुझे ये अंदाजा, या हमारे ये वफद को ये तो अंदाजा नहीं हो रहा कि यार मौलाना साहब इस में से खुश है या नहीं है। लेकिन हम क्योंकि पॉलिटिकल लोग हैं, हमें ये अंदाजा होता है कि ये लोग जो बाकी पॉलिटिकल, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हालात बनाए जा रहे, उसके लिए जो है अदालत वहां पर एयरपोर्ट चली जाती है, और जिस तरह उसको करता है, जिस तरह उसको प्रोटोकॉल वज़ीर आज़म का मिलता है, उसकी फैमिली को मिलता है, तो सारे पॉलिटिकल लोग जो है उसको ये एहसास हो रहा है कि यार ये जमहूरियत के साथ और इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि इसका नुकसान इस मुल्क को होगा और हमारी आने वाली नस्लों को होगा। अच्छा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि मौलाना साहब इस पे नाराज हों। अच्छा, मौलाना साहब इस पे नाराज हैं। जुनेद अकबर खान साहब, ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि बाजोड़ के वाक़े के बाद आपकी खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से बात हुई, यानी खुद आपने बात की उनसे और उन्होंने कहा कि हाँ वफ्द लेकर जाना चाहिए। तो क्या वो तमाम तलखियाँ, जिस किस्म की वो ज़बान इस्तेमाल करते थे मौलाना फजलुर रहमान की, ये मुश्किल में आने के बाद वो अब इस बात को अग्री करते हैं कि सियासत में इस हद तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सियासी जमातें ही फिर एक दूसरे का साथ देती हैं? ये तो मैं खान साहब के बिहार पे तो बात नहीं कर सकता, ना मैं पीटीआई का फोकल पर्सन हूँ। लेकिन हम में अक्सरियत अब ये सोच रही है कि हमें इतनी इंतहा तक नहीं जाना चाहिए। पॉलिटिकल इख्तिलाफ को पॉलिटिकल इख्तिलाफ तक रखना चाहिए। और क्योंकि जो एक सर्कल था खान के साथ इर्द गिर्द का जो सर्कल था, जिसमें अक्सरियत जो थी वो इसी तरह की सोच रखती थी कि यार लोगों से नहीं मिलना, और वही लोग जो इनकलाबी बन रहे थे, और आज जैसे ये बुरा वक्त आ गया सारे चले गए। तो वो इनकलाबी जो हमसे चले गए, तो हमारी ये कोशिश है कि अभी हम जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो ग्राउंड पे काम करते, जो हकीकत पसंद है, और जो ये नहीं कहते कि क़यादत को किस तरह खुश करना है, तो हमारी कुछ है किस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं जो नहीं चाहते कि यार हमारे इतने जो है नफरतें हम बढ़ा रहे हैं। तो इस नफरतों को दोनों साइड से, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक साइड से हो रही, दोनों साइड से हो रही, तो हमारी ये सोच है कि इसको कम से कम किया जाए। अच्छा, तो जुनेद अकबर साहब मुझे ये बताइए कि परवेज़ खटक साहब के जाने से और वो जितने लोगों को साथ लेकर गए हैं, तहरीक इंसाफ का जो पूरा स्ट्रक्चर खैबर पख्तूनख्वा में है, जो आपके वोटर सपोर्टर, ज़ाहिर है हल्के की भी सियासत होती है, उससे धचका ज़रूर पहुंचा है? असल में जी मैं आपको बताऊं, 10 साल से ज़्यादा अरसे से मैं पीटीआई का फोकल पर्सन हूं, लेकिन हम में अक्सरियत अब ये सोच रही है कि हमें इतनी जो है नफरतें हम बढ़ा रहे हैं। तो इस नफरतों को दोनों साइड से, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि एक साइड से हो रही, दोनों साइड से हो रही, तो हमारी ये सोच है कि इसको कम से कम किया जाए। अच्छा, तो जुनेद अकबर साहब मुझे ये बताइए कि परवेज़ खटक साहब के
नहीं मैडम, ये आपका जाती राय होगा। परवेज खटक साहब नहीं, मेरा सवाल है, ना राय है ना कुछ, मैं तो सवाल कर रही हूँ आपसे। तो मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा हूं कि न परवेज खटक साहब के जाने से ना किसी और के जाने के से, क्योंकि इमरान खान जो है एक सोच का नाम है, एक जो है एक नजरिए का नाम है। तो ये किसी के जाने से, मैं आपको ये बता दूं, मैं 2 दफा मैंने रह चुका हूं, ये 2013 में भी और 2018 में। आप यकीन करें, अगर मैं आज खान को किसी प्रेशर में या किसी लालच में या किसी और वजह से छोड़ूंगा, यकीन करें मैं अकेले जाऊंगा, मेरी फैमिली के लोग भी मेरे साथ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर केपी में, और बल्कि मैं कह रहा हूँ कि अभी पंजाब में हम लोगों को सुनते तो वहीं पे ये हालात है। खान जिस पे हाथ रखेगा, खान का निशान जिसके साथ होगा वो जीत जाएगा। और मैं ये आपको गारंटी के साथ देता हूँ कि परवेज खटक मैं नहीं है, वो मेरा काबिल एहतराम है, मेरा अच्छा ताल्लुक रह चुका है, वो पॉलिटिकल बंदा है, वो मेहनत करता है, उसका अपना वोट बैंक है, ये भी मैं कहता हूँ। लेकिन परवेज खटक साहब के अलावा केपी में एक भी बंदा, आप तो मुकाबले की और जीत और हार की बात कर रहे हैं, मैं ये आपको ये जिम्मेदारी से ये बात करता हूं कि इसमें एक, चाहे उसमें महमूद खान भी मैं शामिल करता हूं, कि इसमें एक ही बंदा ऐसा नहीं है कि जो 5000 अगर पीटीआई मैदान में होगी और बैट का निशान होगा तो वो एक भी ऐसा नहीं है जो 5000 वोट ले। शायद चाहे मैं भी छोड़ जाऊं, यकीन करे हमारी कोई है नहीं, हम सारे केपी में जितनी क़यादत है ये 0 है। अगर खान साथ होगा तो वो 10 बन सकता है, वो 100 बन सकता है, वो 1000 बनता है। और अपनी इसकी कोई हैसियत ही नहीं। अवाम आज भी खान के साथ है, पीटीआई का वर्कर इंटेक है, वो उसका वो नहीं गया जब वोट। बल्कि मैं गारंटी से ये कहता हूँ कि 9 मई के बाद हमारा वोट बढ़ा है, कम नहीं हुआ, क्योंकि जो जुल्म रियासत ने हमारे साथ की, जो ज्यादती की, उसके साथ हम बड़ी हम लोगों की, तो हमारा वोट काफी बड़ा है। ये इसमें कमी नहीं आई। ये अगर किसी की है तो इसकी गलतफहमी है। अच्छा, मुझे एक चीज जरूर बताइएगा, असद कैसर साहब के हवाले से बड़ी बात हो रही है। असद कैसर साहब आप ही की जमात का हिस्सा हैं यकीनन, तभी वो तहरीक इंसाफ का वफ्द गया था। लेकिन सवाल उठे थे कि जिस वक्त परवेज खटक साहब के साथ हमरा बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी, गो के वो कुछ बोले नहीं थे, सारी बात परवेज खटक साहब ने की थी, और उसके बाद फिर जाहिर नजर नहीं आए, और अब जो हैं वो आप लोगों के साथ ही हैं। तो इसका मतलब उन्होंने ये फैसला बाद में चेंज किया है? नहीं, परवेज खटक साहब के साथ स्पीकर साहब जो गए थे तो वो इसकी किसी सोच के साथ नहीं गए थे। उसको जो है वो हो सकता है परवेज खटक साहब की पहले से अंडरस्टैंडिंग थी। परवेज खटक साहब ने स्पीकर साहब को जाके, जो स्पीकर साहब ने मुझे बताया, तो स्पीकर साहब को जाके वहां पे उसे कहा कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है कि ये जो तरीका की पीके में जो पंजाब में करे, अगर पीपी में होगा तो इसका रिएक्शन बहुत खतरनाक होगा, पीपी के हालात मुख्तलिफ है। तो वो उसी बहाने लेके गए थे। मुझे नहीं पता कि खटक साहब की अंडरस्टैंडिंग पहले से थी या बाद में थी, लेकिन उसी टाइम स्पीकर साहब ने कहा था कि न तो मैंने पार्टी छोड़नी, ना खान को छोड़ना है, ना मैंने ऐसी कोई बात करनी है। खटक साहब ने उसी टाइम न तो पार्टी छोड़ने का कहा, सिर्फ ओहदा छोड़ने का था। वो साथ बैठा था तो बैठा था, लेकिन खटक स्पीकर साहब ने उसी टाइम भी कोई नहीं कहा कि मैंने पार्टी छोड़नी या कोई और जिम्मेदारी छोड़नी है। सही। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद अकबर खान साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन इन फोकस। कहते हैं कि बयानिया जो वही रहेगा और लोगों का जो सपोर्ट है वही रहेगी, लेकिन साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि वो भी नाराज़ हैं कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल और जिस तरह का ये तासुर बन रहा है कि जैसे पीपल्स पार्टी ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वजारत उज़्मा का उम्मीदवार लगता है कि पहले ही चुन लिया गया है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जहां आज आप देख रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला जलसा हो रहा है, वहीं इसी पार्टी में इसी हफ्ते हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली 3 ख़वातीन, जिनमें जो नुमायाँ हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, जो तहरीक इंसाफ को डिफेंड करते थकती नहीं थीं, उन्होंने बिल आखिर तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लिया। आपको ये भी इल्म होगा कि अंदलीब अब्बास साहिबा 9 मई के बाद से वो रूपोश थी, कहीं मंजर आम से बिल्कुल गायब ही थी। उनके खिलाफ दायमी वारंट्स इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जारी भी किए हुए थे, उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया हुआ था। लेकिन सलाम है पंजाब पुलिस पर, जो वैसे तो 9 मई के बाद हमने देखा कि छापे मारती नज़र आई, लोगों के घरों में लोगों जो शिकायत सामने आई थी कि उनको हिरासा भी किया जा रहा था, लेकिन जो कोई भी करोड़ों लोगों के आगे टेलीविज़न स्क्रीन पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर रहा होता है, उसको बावजूद इसके कि उसके दायमी वारंट्स क्यों ना हो,
पंजाब पुलिस को शायद वो नजर नहीं आते। ये क्या मामलात है, कानून इसकी किस हद तक इजाजत देता है और क्या कानूनी मुश्किलात अब हल हो चुकी हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस पर बात कर लेते हैं बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी साहिबा से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहिबा, अंदलीब अब्बास साहिबा का केस भी आपके सामने है। दायमी वारंट्स, इश्तिहारी करार दिए जाना, 9 मई के बाद उन पर भी जिस किस्म के केसेस बनाए गए, ये क्या कानूनी तौर पर इजाज़त है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और अपने आप को लाताल्लुक़ कर लेते हैं उस पूरे एपिसोड से, उस जमात से, तो फिर आपके ख़िलाफ़ ये जितने भी वारंट्स हैं क्या खारिज हो जाएंगे, केस खारिज हो जाएगा, क्या है ये? देखिए, इसमें नादिया कानून तो बिल्कुल इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, बिकॉज़ जो लीगल पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर कोई बंदा कत्ल करे या कोई बंदा कोई भी जुर्म करे और फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले तो वो बरी ज़िम्मा नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। तो इसमें अगर हम देखें तो ये मुझे लगता है जैसे एक इंडिपेंडेंट पार्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स बनती जा रही है, प्रोक्लेम्ड अब्सकॉन्डर्स बनती जा रही है, क्योंकि जो भी रूनमा नहीं हुए, जो भी पिछले 4-5 महीने से गायब थे या मंजर-ए-आम पर नहीं आए, वो अचानक से ये पार्टी ज्वाइन करके तो उनके ऊपर से जो भी उनके ऊपर जुर्म लगे हुए थे FIR में, जो बेतहाशा 44 के करीब बल्कि इससे ज़्यादा जुर्म थे, ऑफेंसेस थे FIR में, और ये वही ऑफेंसेस हैं जो बाकी सब पे भी लगे हुए हैं जो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इनके ज़ुमरे में जब हम देखते हैं तो इन्होंने सिर्फ एक पार्टी ज्वाइन की और इनके ऊपर से तमाम तर जो ऑफेंसेस हैं वो हटा दिए गए और इनको डायरेक्ट टिकट टू इक्विटल मैं इसको कहूंगी। एक ये टिकट है कि आपको अदालत आने की जरूरत नहीं, आपको इंसाफ के कटहरे में आने की जरूरत नहीं, आपके लिए जो कानून है वो आप उससे बालातर हो गए चूंकि आपने IPP ज्वाइन कर ली। तो अगर यही सहूलत सबको मिल जाए जो पिछले 6 महीने से सलाखों के पीछे दरबदर खा रहे हैं, उनकी फैमिलीज दरबदर हो गई, उनको भी यही सहूलत दे दी जाए ताकि वो भी निकल सकें और उनको भी इंसाफ जो है कटहरा उन तक ना पहुंच सके। नहीं तो आप क्या मुझे ये बता रही हैं कि अंदलीब अब्बास साहिबा पे जितने भी पर्चे कटे हुए थे या जहां जहां उनको नामजद किया गया था जिन केसेस में, वो खत्म हो चुके हैं? बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है, क्योंकि अगर वो एक अब्सकॉन्डर थी, मतलब वो कानून के जुमरे से भागी हुई थी, तो जिस वक्त वो IPP ज्वाइन कर रही थी उसी वक्त पुलिस को छापा मारना चाहिए था। जिस तरह वो सबके घरों में रेड मार रहे हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, उसी तरह ही उनके घर में भी रेड होना चाहिए था। और चूंकि वो मफरूर हैं उनको भी कानून के जुमरे में लेकर आना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें 2 कानून नजर आ रहे हैं, एक वो जो IPP में ज्वाइन कर लें या और एक दूसरा जो PTI के लोग हैं उनके लिए दूसरा कानून है, तो लिहाजा उनके ऊपर किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई मुझे नहीं लगता लेकर आई जाएगी। ना उनको बेल कराने की जरूरत है, ना उनको ट्रायल भुगतने की जरूरत है। जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में सारे लोग भुगत रहे हैं पिछले 5 महीने से, उनको किसी भी किस्म की उन फॉर्मेलिटीज में, लीगल फॉर्मेलिटीज में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो बैरिस्टर साहब एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि ये अक्सर होता है कि जैसे एक ही केस है और उस केस के अंदर डिफरेंट मुल्जिम नामजद किए गए हैं, एक को आप बरी-उज़्ज़मा कर देते हैं तमाम तर से, तो क्या बकिया जो होते हैं उस पर ये केस, मतलब ये लॉ अप्लाई नहीं होती? इसमें तो बड़ा एक क्लियर जो है वो हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि खतीजा शाह हैं, एक मुल्जिम हैं, अंदलीब अब्बास हैं। उसी बयान में 161 का जो ततिमा बयान आया था सेम डे 9 मई को, उसी में ये दोनों नामजद हैं, दोनों के रोल्स बिल्कुल सेम हैं। तो ये आगे जाके ट्रायल स्टेज पे बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि एक जो है वो कभी आया ही नहीं कानून के जुमरे में, दूसरे को भी इक्विटल बड़ा इजीली क्लियरली मिल जाएगा। दूसरा इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम इनके बारे में बात करते हैं, जब अभी खतीजा शाह को रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों FIRs में, दोनों चूंकि उन्होंने एक बिल्कुल केस ऑफ नो एविडेंस बना दिया, उन्होंने बड़ा क्लियरली जस्टिस आलिया नीलम ने कोर्ट में बोला कि ये जो नामजद हुई हैं खवातीन, इसमें 3 लोग, एक 1271 FIR है उसमें नामजद हुए, इसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, अंदलीब अब्बास और खतीजा शाह, 3 खवातीन सब्सिक्वेंटली FIR के लॉन्च होने के 5 से 10 मिनट के बाद नामजद हो गई। अच्छा। तो जज साहिबा ने कहा कि एकदम ऐसा क्या हो गया, क्या वही नाजिल हुई कि उसी बंदे ने स्टेटमेंट दे दी 5 से 10 मिनट के बाद, उसको किसने बताया, क्या हुआ? तो ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल डॉट्स कनेक्ट नहीं कर रहे। तो जब डॉट्स कनेक्ट ना करें, एक चेन कंप्लीट ना हो एविडेंस की, तो कभी भी केसेस में सजा नहीं हो सकती। और ये तो बड़ा क्लियरली बेल ऑर्डर भी पड़े तो बेल ऑर्डर के ऊपर
ऊपर भी चीजें जो लूप होल्स हैं उसको पढ़ के पता चलता है कि केस ऑफ नो एविडेंस है और इसमें सजा तो तसव्वुर भी पैदा नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ इनको जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है मेरे नजदीक, इनको अच्छा, तंग करने की इनको जो है वो एक भरपूर कोशिश की जा रही है और उसमें कामयाब भी वो हो चुके हैं काफी हद तक। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि जो पुलिस ने रिपोर्ट पेश की थी 9 मई का, जो ये केस बनाया गया था, इसमें उन्होंने कहा था कि अंदलीब अब्बास साहिबा जो हैं वो उस गाड़ी में मौजूद थी जिसमें खतीजा शाह साहिबा थी। बिल्कुल, वो एक मौके जायब हुआ जो इन्होंने बनाया हुआ है कि जहां पर जी तशद्दुद हुआ और जहां पर वैंडलिज्म हुई और जहां पर नाराबाजी हुई, वो मौके पे दोनों एक साथ एक ही गाड़ी में मौजूद थे। तो ये कैसे हो सकता है कि जी दोनों के रोल सेम हो, लेकिन एक चूंकि पार्टी छोड़ के चली गई है और दूसरी का पार्टी से चूंकि कोई ताल्लुक नहीं था, तो आपने उसी के ऊपर सारा मलबा डाल के और अच्छा, उसको बेल मिलने के बावजूद नहीं छोड़ा गया। यहाँ पर ये जो आपने रोल्स का जिक्र किया ना, इस रोल के हवाले से जो है वो कई सियासी मुबस्सरीन ने बड़े बयानात भी दिए हैं और उनका ये कहना था, मतलब अपने तज्जियों में उन्होंने ये बाकायदा लिखा है कि खतीजा शाह साहिबा का और अंदलीब अब्बास का केस मैच नहीं करता, इसलिए क्योंकि अंदलीब अब्बास साहिबा उस दिन वहाँ से फिर चली गई थी, जबकि खतीजा शाह साहिबा ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बाकायदा बहुत कुछ लिखा जो उनके खिलाफ जो है फिर जाता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ एक बड़े मजे की एग्जांपल जो उस दिन कोर्ट में हुआ जब बेल आर्ग्यू हो रही थी, तो जज साहिबा ने, जस्टिस आलिया नीलम ने सवाल किया कि किस तरह इन्होंने उकसाया, किस तरह इन्होंने इंटाइस किया आपके बकौल और लोगों को जो है वो किया कि वो अटैक करें प्रॉपर्टी पे। तो उन्होंने जी प्रोसिक्यूटर साहब इसका जवाब क्या दे रहे हैं जी, खतीजा शाह साहिबा ने एक ट्वीट किया है, एलिजिडली एक ट्वीट किया है जी। वो ट्वीट क्या है जज साहिबा ने कहा पढ़ के बताएं। और वो ट्वीट ये थी कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो उनके लिए उनका इंटायर प्रोसिक्यूशन केस ही एक केस ऑफ नो एविडेंस है। वो किसी तरीके से धक्के से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से ट्वीट मिल जाए, कुछ ऐसा बयान मिल जाए, लेकिन है कुछ भी नहीं। सिर्फ तंग करने के लिए, सिर्फ इनको पॉलिटिकली शेम करने के लिए, इनकी फैमिलीज को ह्यूमिलेट करने के लिए और इनको ऐसा इनके घेरा ऐसा तंग कर दिया जाए कि ये इसके बाद इन 5-6 महीनों जितनी भी इनकी इनकासरेशन है, इसके बाद ये कभी पॉलिटिक्स का नाम ना लें और कभी सियासत के मैदान में सामने ना आए। इनको सिर्फ इसीलिए तंग किया जा रहा है मेरे नजदीक, क्योंकि देखें एक बेल होती है, उसमें आप उसको, उसका राइट है एक्यूज का कि वो उसको रिलीज किया जाए, लेकिन वो नहीं किया जा रहा। तो इससे जो मोटिव है वो बड़ा क्लियर है कि सिर्फ इनको तंग करना है। मोटिव क्लियर है कि अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं हो रही, 9 मई की ट्रायल की बात नहीं हो रही, सजाओं की बात नहीं हो रही। यहाँ पर सिर्फ उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो अपने मौक़िफ़ से नहीं हट रहे। और वो आप कहती हैं कि सियासत छोड़ देने के लिए किया जा रहा है, तो उनको क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइन करने की कोई पेशकश नहीं की गई अब तक? ये तो मैं नहीं इस बारे में बात कर सकती, लेकिन ऑब्वियसली उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर भी प्रेशर है और शुरू से रहा है कि जी आप नामजद कर दें। इमरान खान की इमाम पे आप आई थी, लेकिन वो चूंकि खवातीन सच पे डटी नहीं है, वो कहती हम किसी के कहने पे प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं निकले थे, हम अपनी उस पे निकले थे कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और हमने पीसफुली प्रोटेस्ट किया। हमने कोई तोड़ फोड़, कोई हंगामाबाजी, किसी चीज में हमारा कोई किसी किस्म का रोल नहीं था। तो वो सिर्फ उसके ऊपर खड़ी हुई है और उनको सच का साथ देती हैं और वो कहती हैं कि हम जब किसी के कहने पे नहीं आए तो हम क्यों डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम लें, हम क्यों महमूद रशीद का नाम लें कि जी हमें उन्होंने बुलाया था, हमें किसी ने नहीं बुलाया था। ये उनका स्टैंड पॉइंट है डे 1 से और आज तक वो इस पे कायम है, जिसकी वजह से वो सजा भुगत रही हैं। लेकिन इसमें ये भी सच है कि बहरहाल 9 मई को जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। बहुत वायलेंस हुई, जिस तरह की बात के ऊपर हमले किए गए, जो नुकसान हुआ वो भी सबके सामने है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि जिस फेयर ट्रायल की ये मुतकाज़ी हैं, उसके हवाले से मुसलसल शिकायत आ रही हैं कि ख़वातीन को किसी सूरत बेल नहीं मिलती। अगर मिल जाती है तो उनको फिर दोबारा से, यानी कि रिलीज़ होने से पहले उन पर दूसरे पर्चे जो हैं वो कहीं से सामने आ जाते हैं और इस तरह से वो आज तक जेल की सलाखों में हैं। और एक बाकायदा ख़त भी खतीजा शाह साहिबा की तरफ से मंजर आम पर वो एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आया था, जिसमें उन्होंने तमाम तर ख़वातीन के साथ जो जितने किनके कितने बच्चे हैं, वो किस किस्म की कब से जेल के अंदर हैं और क्या कुछ उनकी फैमिली को फेस करना पड़ रहा है, उस हवाले से उन्होंने उस ख़त में ज़रूर लिखा था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।